आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप करूँगा मैं। हमने टॉपिक 1 की बात की थी, जीएस पेपर 4 सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया था क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। इसमें अच्छे नंबर लाओगे। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में यहाँ पे कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि आप फ्री हैं। आप अपने विचारों को गढ़ने के लिए, आप लिखने के लिए, आप लैंग्वेज डजेंट मैटर इन दिस पेपर। तो फिर इसमें हमारा जो सबसे पहला है नीति शास्त्र और मानवीय संबंध, मानवीय सह संबंध। तो हमने जो इसमें अप्रोच लिया है इस पेपर में कि हम कैसे फाउंडेशन कोर्स पूरा तैयार कराएंगे। हम एक एक बाइफरगेट करेंगे हर टॉपिक को, और उस टॉपिक को भी बाइफरगेशन इतनी अच्छी तरह से होगा जैसे मैंने आपको बताया था। नीति शास्त्र के मानवीय सह संबंध, फिर हमने उसको तोड़ा, उसका सार तत्व क्या है, उसका निर्धारक करने वाले कौन हैं, परिणाम। फिर हमने देखा कि निजी संबंधों में और सार्वजनिक संबंधों में इसकी महत्ता। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको, मतलब मूल्य, और फिर ये कौन विकसित करने में संस्थाओं का योगदान, समाज, परिवार और शिक्षा। और थर्ड में आपका जितने भी समाज सुधारक हैं, नेता हैं, महान व्यक्तित्व हैं, उनके उपदेशों से हमने अपने जीवन में क्या शिक्षा ली है। तो मैंने आपको बताया था कि हम ये टॉपिक पढ़ेंगे टॉपिक 5 के साथ में, जब दर्शन पढ़ाया जाएगा। और शुरुआत हमने करी है मूल्य से। तो यही चीज़ है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हमने जाना मूल्य क्या है, क्यों ज़रूरी है, विकसित करने में संस्थाओं का योगदान, देन कुछ प्रश्न कि आत्मनिष्ठ हैं या वस्तुनिष्ठ हैं, स्थिर हैं या परिवर्तनशील हैं। तो यही सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें कि। तो इस तरह से हमने यहाँ तक, अभी तक हमने पढ़ा है कि मूल्य क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले इसकी विशेषताएं देखेंगे हम। विशेषताओं के बाद जाएंगे कि इसको विकसित करने में आपका समाज की भूमिका क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देन परिवार किस तरह के मूल्य आपके अंदर विकसित करने में सहायक होता है। और लास्टली शिक्षण संस्थान। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें कि सबसे पहले आप बात करें आदर्श। अगर मूल्य की बात करें तो हमेशा ये मूल्य पॉजिटिव में ही दृष्टि ही मतलब दिखेंगे आपको, सकारात्मक दृष्टिकोण ही होगा। मूल्य हमेशा उचित ही चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब समाज जो हमारा एक्सेप्ट करता है वो सही चीज़ों को एक्सेप्ट करता है कि ये यहाँ पे होना चाहिए। 99% में, 1% में थोड़ा बहुत होता है कि आदिम समाज की आप देखें या कहीं कहीं ट्राइब्स में बहुत सी चीज़ें जहाँ पूरा दुनिया नहीं मानती, लेकिन वो थोड़ा सा अलग अलग वेलकम और अलग अलग, जैसे मैंने अफ्रीका के एक देश एक ट्राइब्स की स्टोरी आपको बताई थी, वही वाली। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मूल्य होते हैं वो आदर्श मूल्य होते हैं। मतलब आदर्श मूल्य को अगर हम बांटें, अगर देखें तो एक साध्य होता है और एक साधन होता है। मतलब साध्य जो होता है आपका एम, लक्ष्य, जो आपका जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन, और साधन होता है वो वेपन्स या वो तरीके जो साध्य को प्राप्त करने में इस्तेमाल किए गए। तो यहाँ पर हमारे जैसे आदर्श मूल्य है, आदर्श मूल्य की अगर बात करें तो आदर्श मूल्यों में
हम ले सकते हैं कि जैसे सबसे पहले शांति। समाज में शांति का मूल्य सबसे उच्च स्तर पर है। यहाँ पे आप सोपानीकरण भी देखेंगे मूल्यों का। समाज में शांति का मूल्य सबसे उच्च स्तर पर माना जाता है। अब शांति को स्थापित करने के लिए हमें कुछ साधन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हमें समाज में नैतिकता डालनी पड़ेगी। हमें समाज में बताना पड़ेगा कि हिंसा गलत है। हमें समाज में बताना पड़ेगा कि सहचार्य और मिलकर रहने से शांति कायम हो सकती है। विरोध करना, कहीं हम दो तरह के मूल्य, एक फॉर्मल तरीके से समाज सिखाता है इन मूल्यों को और एक इनफॉर्मल सिखाता है। जैसे फॉर्मल तरीके हैं, कोई चीज़ आई तो उस पर हम हंस दिए, कुछ हमें जोक सुनाया या किसी की हमने देखी तो वो करती है। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर मान लो हम किसी की विकलांगता पे या किसी की जो चेंजेस नहीं हो सकती या किसी की गलती भूल उस पर अगर हम हंसें तो क्या वो मूल्य उचित है या अनुचित है? वो मूल्य काल सापेक्ष, देश काल सापेक्ष के प्रति परिस्थिति में डिफ़र हो जाएगा। तो जैसे हमने बताया कि मिनी स्कर्ट का कल्चर या पैर छूने का कल्चर हमारे यहाँ पे है। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वो उसको एक अजीब अलग तरीके से देखेंगे। कोई मारने तो नहीं आ रहा, कुछ ले तो नहीं रहा, या जैसे बहुत से हमारे कल्चर में चीज़ें हैं और वहाँ पे उसको अलग तरीके से वो मतलब किसी को सम्मान देने के तरीके से, किसी को हाथ मिलाने के तरीके से, कहीं पे गले मिलने के, वो डिफरेंट मतलब आपकी जो भौगोलिक जो देश, कंट्री या स्टेट बदलते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं समय के हिसाब से। जैसे हमारी पूर्वी पीढ़ी जो सोचती थी वो आज हम अलग तरीके से सोच रहे हैं। जो उनके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे सती प्रथा और ये नियोग प्रथा और बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ थे जो वहाँ पे इस कट्टरता से गढ़ चुके थे। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखो तो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और बहुत से मूल्य चेंज कर चुके हैं। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन था, वो बंद हुआ। मतलब बहुत सारी अभी भी देश के कुछ रूरल एरिया में ये चीज़ें विद्यमान हैं, लेकिन एक्सट्रीम मतलब एंड बड़े स्तर पर इस देश से जा चुकी हैं चीज़ें, मतलब सुधार, जिसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। अब परिस्थिति भी डिफर कर सकती है। जैसे एक सपोज़ करो एक सेना में कोई बंदा है और वो बॉर्डर पे मार रहा है। किसी को मारना, किसी की हत्या करना एक अनुचित मूल्य है। लेकिन अगर वही वो बॉर्डर पे देश के लिए जान दे, देश के लिए कर रहा है, दुश्मन को पीछे धकेलने के लिए वहाँ हत्या करता है, तो वो मूल्य उचित समझा जाएगा। और अगर कोई आम आदमी बाज़ार में नॉर्मल किसी की हत्या कर दे तो उसी मूल्य को परिस्थिति, वही फौजी अगर अंदर आके कहीं ऐसा होता है उससे, तो वही मूल्य परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है और अनुचित बन जाता है। होप आप यहाँ तक समझे होंगे। इसी तरह जो मूल्य हैं उसकी आदर्श स्थिति देखो, कंप्लीट एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। अगर आप सोचो कि एब्सोल्यूट शांति मिलेगी तो कभी नहीं मिलेगी। हमें क्या होता है, जो हमारे साधन है, जैसे वहाँ पे उसको शांति स्थापित करना है, एक साहस का मूल्य दिखाया उसने। हमें हर चीज़ के प्रति न्याय एक आपका आदर्श मूल्य है। तो आपको ये डिफरेंस करना पड़ेगा कि आपको साध्य क्या है, कहाँ आपको जाना है और साधन उसके लिए हमने क्या लिया। जैसे साध्य शांति का है, शांति के लिए सहिष्णुता साधन लिया जाएगा। अगर सहिष्णुता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो क्या होगा बच्चों? शांति अशांति में बदल जाएगी। यहाँ पे अहिंसा का सहारा लेना होता है। अगर हिंसा का सहारा लोगे तो शांति चली जाएगी। दूसरी विशेषता क्या है, ये सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक? मूल्य हमेशा सकारात्मक ही रहेंगे, उचित रहेंगे। आपके गुण और दोषों को भी प्रकट करते हैं कि वो बंदा कैसा है। उसके लिए हमारा एक बनता है कि ये किस तरह से हमें डील करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मूल्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे? तो मूल्य हमें ज़्यादातर कि उसमें सकारात्मक ही होते हैं, क्योंकि उनको, अब आप देखो, कोई चीज़ किसकी वैल्यू, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वैल्यू किसकी होगी? जो पॉजिटिव होगा, जो समाज की एक्सेप्टेंस में होगा, जो समाज के लिए अच्छा होगा, उसी को, पॉजिटिवनेस को हम मूल्य कहते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि अहिंसा का मूल्य बेहतर रहेगा या हिंसा का मूल्य?
एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ये होगा। इसीलिए कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो इंटायर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं। कुछ मूल्य होते हैं कि कुछ छोटे क्षेत्र में माने जा रहे हैं, कुछ मूल्य होते हैं बड़े क्षेत्र में माने जा रहे हैं, कुछ मूल्य हैं कि जो पूरे इंटायर वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड उसको मान रहा है, तो वो मूल्य आपके। तो यहाँ पे मूल्य वैसे सकारात्मक ही होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति के अनुसार, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे हत्या करना या हिंसा करना वो उचित था, वो उस परिस्थिति के अनुसार वो मूल्य सही है। अगर हम सपोज करो किसी को डांटना, किसी को तेज आवाज़ में बोलना, डराना, वो मूल्य एक सिचुएशन में 90% सही है, वो गलत माना जाता है, मतलब उसको हमारा समाज सही नहीं मानता। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है कि वहाँ पे वो मूल्य ज़रूरी है। इसको बोलते हैं कहीं ना कहीं उपयोगितावाद का सिद्धांत। उपयोगितावाद का सिद्धांत क्या होता है? उपयोगितावाद का सिद्धांत होता है आपका अधिकतम की खुशी, कि अगर कोई ऐसा मूल्य है या ऐसी घटना या ऐसी परिस्थिति है जिसमें व्यक्तिगत हित को दांव पे रख के सार्वजनिक हित के लिए काम किया जाता है, तो वो मूल्य अगर मूल्यहीन भी है तब भी उसका मूल्य बढ़ जाता है। कहते हैं ना कभी कभी जो बंद घड़ी है वो भी दिन में 2 बार सही समय देती है। तो वही चीज़ें हो सकता है बहुत सारे मूल्य जिनकी कहीं वैल्यू ना हो, लेकिन कुछ परिस्थिति में उनकी वैल्यू उचित मूल्यों से भी ज़्यादा हो जाती है। अब हम देखेंगे कि मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ होते हैं। देखिए यहाँ चीज़ों को समझिएगा, अगर आप समझे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लिख पाएंगे। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिविटी, मतलब यहाँ पे अगर मान लो आप देखें तो फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट थिंग आती है कि हाँ ये है या ये नहीं है, कि यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है, ये ऐसा कोई भी बात होना चाहिए की बात नहीं करता है फिजिक्स मैथ में कि ऐसा होना चाहिए। वहाँ पे बात किया जाता है कि ऐसा है तो हम ऐसा करेंगे। इथिक्स में कहते हैं कि बहुत कम वस्तुनिष्ठता होती है, आत्मनिष्ठता ज़्यादा है। यहाँ पे कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, एक रेशो में रहती है। इथिक्स में किसी भी प्रश्न का उत्तर आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। यहाँ आपके मूल्य डिसाइड करेंगे, परिस्थितियाँ डिसाइड करेंगी, समय डिसाइड करेगा कि आपको आपका इंक्लिनेशन किस साइड होना चाहिए, आपका झुकाव किस साइड होना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठता कैसे होती है? ये मैथ और फिजिक्स की तो बात नहीं है या लॉजिक की। तो कुछ मूल्य होते हैं वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, लेकिन जैसे शांति का मूल्य है, जैसे न्याय का मूल्य है, अहिंसा का मूल्य है। कुछ मूल्य हैं जो पूरे देश में, पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड है, हर जगह इन मूल्यों को माना जाता है, सर्वसम्मति है, और ये हाँ ही है। या कुछ मूल्य जो जिनका ना ही है, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें कि किसी की हत्या करना, तो पहला जवाब यही आएगा कि हत्या करना अनुचित है। अगर हिंसा की बात करते हैं तो पहला जवाब हिंसा में ना ही आएगा। तो ये वस्तुनिष्ठता है, मतलब कुछ मूल्य समाज में ऐसे हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के हैं, जिनकी सर्वसम्मति भी है, जिनको अनुचितता कोई जांच, सबको, ये आज से नहीं आदिम समाज से चल रहा है। जो नहीं है वो नहीं है, जो हाँ है वो हाँ है। लेकिन जब बात करते हैं हम परिस्थिति की, तो कुछ मूल्यों की स्थिति बदल जाती है और यहाँ पे सब्जेक्टिविटी ज़्यादा आती है। आप कहीं किसी को कह सकते हैं कि हाँ ये जैसे सपोज करो ईमानदारी, सभी समाजों में और सभी जगह इसको एक्सेप्ट करते हैं। ईमानदारी प्लस सत्यनिष्ठा, इस सभी जगह माने गए हैं कि ये सार्वभौमिक है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। कुछ परिस्थिति में ये बदल जाता है, कुछ परिस्थिति में चेंज हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल है कि कहीं पे आप कहीं जा रहे हैं, किसी सपोज करो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, और किसी अफ्रीकन कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट लेना है। वो कॉन्ट्रैक्ट आपके देश के लिए बहुत ज़रूरी है, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो भी किसी भी चीज़ का हो सकता है। और यहाँ आपको पता चलता है कि वहाँ पे उस देश में केवल रिश्वत दे के ही काम हो सकता है और आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता। वहाँ पे जुगाड़ होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ की रिश्वत देना एक अनुचित कृत्य बताया गया है, मूल्य में नहीं आता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपके देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में क्या आप उनके अधिकारियों से कहेंगे कि नहीं रिश्वत नहीं लेना है? क्या अपने देश के लिए ये बातें अपने देश के उस सभी को, अपने
हायर ऑफिशियल को बताएंगे। तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी चीज़ें परिस्थिति की जांच करके हर चीज़ को तार्किक स्तर पे देखते हुए अगर आपको चाहिए तो आपको रिश्वत देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी और कंट्री के पास चली गई तो आपका देश बहुत पीछे चला जाएगा और यहाँ पे आप थोड़ा सा इंक्लाइन हो सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति आपको कह रही है। सपोज़ करो एक हत्या करना, आप में से कितने लोग हैं जो दिन के मन में भी नहीं आता कि मैं हत्या करूँगा? बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन परिस्थिति सपोज़ करो आपके घर में गुंडे घुस जाते हैं और वो आपके घर में आपके बूढ़े माता पिता हैं, आपकी वाइफ है, आप हैं, आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे से 1-1 साल का बच्चा है। अब वो बंदूक रख लेते हैं उनके सर पे और एक बंदूक आप छुपे हुए हैं कहीं पे और एक बंदूक पड़ी है और आपको मौका है कि उस बंदूक को उठा के की हत्या कर दें। आपने अगर सरदार को मार दिया तो सब वापस भाग जाएंगे, डर जाएंगे। आपके पास मौका है कि अगर ऐसा किया तो आप अपने पूरी परिवार की जान बचा सकते हैं और अगर ऐसा नहीं किया तो जान चली जाएगी। तो ऐसे में आप क्या निर्णय लेंगे परिस्थितियों को देख के? क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, कौन से मूल्य आप में है? क्योंकि हत्या करना एक अनुचित मूल्य माना गया है, लेकिन परिस्थिति के आधार पर यहाँ कितने हैं आप लोगों में से जो डिसीजन लेंगे? अभी भी कुछ रहेंगे जो नहीं, अपने मूल्यों से अड़िग नहीं होंगे। तो यही चीज़ है आत्मनिष्ठा कि अब सपोज़ करो कोई मूल्य एक छोटे से क्षेत्र में है, बहुत कम लोगों के द्वारा माना जा रहा है, उसमें उसकी आत्मनिष्ठा ज़्यादा रहेगी। और जहाँ एंटायर वर्ल्ड में ये एक्सेप्टेड है सत्य अहिंसा ये सारी चीज़ें, यहाँ पे आपका उसकी वस्तुनिष्ठता ज़्यादा रहेगी। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जिसका बिल्कुल हाँ अहिंसा होनी चाहिए, हाँ ये वस्तुनिष्ठता आती है और ये आत्मनिष्ठता है। हाँ मतलब नहीं, ऐसा भी हो सकता है जैसे सपोज़ करो कहीं किसी ने बोला कि जैसे सत्यनिष्ठता को कहते हैं पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, वो कुछ ऐसे कहते हैं कि किसी को वेलकम करना है तो अब आप सभी से कहो कि वेलकम करना पैर छूना ही है, तभी आप किसी को सम्मान देना पैर छूकर ही आप किसी को सम्मान दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं। वो गले मिलकर भी सम्मान दे सकता है, वो हाथ जोड़कर भी सम्मान दे सकता है, वो वनक्कम कह के भी सम्मान दे सकता है। आप कहीं भी जाएंगे वो तरीके अलग हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी आत्मनिष्ठता उन मूल्यों में ज़्यादा आती है। वहाँ पे जहाँ पे आपको किसी अप्रोच को सपोज करो साध्य है कोई, उसको मान लेना। अगर आपके वेपन ज़्यादा हैं, मतलब आपके पास साधन विकल्प ज़्यादा हैं, तो विकल्पों की भरमार पड़ी है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा आत्मनिष्ठ हो पाएंगे। और जहाँ विकल्प ही 2 हैं या विकल्प ही नहीं है, तो वहाँ पे आप वस्तुनिष्ठ रहेंगे। चलिए ये पता चल गया। हमने अभी तक देखा वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता क्यों ज़रूरी है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपकी हो गई ना। अब हम एक एक चीज़ इसकी पढ़ेंगे कि किसी मूल्य को विकसित करने में समाज, परिवार, शैक्षणिक संस्थाओं की मूल्य विकसित करने में ये 3 कारक जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका सोसाइटी, आपका जितने भी और सारे कारक हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। आपके जैसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो समाज में आ जाते हैं, ठीक है। कोई आपका रिश्तेदार है वो आपका परिवार के उसमें आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें विकसित होकर इसमें आ जाती हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये किस तरह से हैं, कि एक परिवार जो है वो किस तरह से हमारे में डेवलप करता है, एक समाज किस तरह से करता है, और एक शिक्षण संस्था कैसे करती है। अब परिवार एक ऐसी संस्था है जो सबसे पहले आपके पास है, आपकी मदर, आपके फादर, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो मदर का रहता है। मदर जिन मूल्यों को आप में स्थापित करेगी वो मूल्य पूरी उम्र तक आपके साथ रहेंगे। एक रिसर्च है कि 6 ईयर्स तक आपका मानसिक विकास होता है, सुपर ईगो जिसको बोलते हैं। तो उस 6 साल की उम्र तक आपका पूरा 90% तक आपके मानसिक विकास हो चुका होता है, और उसमें आप किसके साथ रह रहे हैं? अपने परिवार के साथ में। और अगर थोड़ा बहुत आप प्ले व्ले में जाते हैं 6 साल से पहले, थोड़ा सा स्कूल का उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर आपके अंदर मूल्यों का विकास करती हैं। अब आपका परिवार कैसा है
जैसे आजकल मॉडर्नाइजेशन में क्या चल रहा है, एकल परिवार चल रही है, एकल परिवार संस्था ने स्थान ले लिया है। और एक जगह आपका जो सामुदायिकता, एक जगह आपका सामूहिक परिवार है, जिसमें चाचा ताऊ बाबा भतीजा मतलब सब एंटायर। तो एक बच्चा अगर न्यूट्रल फैमिली मतलब इसमें एकल परिवार में रहता है और इसमें बहुत अंतर मिलेगा। यहाँ पे सामूहिक परिवार में दादा दादी चाचा ये कहानियाँ सुना के, ये किस्से सुना के, ये बच्चों को बता के समझा के मूल्य विकसित करते हैं। ये जो 6 साल की एज होती है, इस 6 साल की एज तक बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तो यहाँ पर सिखाने वाले उसको बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो बहुत लोगों को देखता है अपने परिवार के। यहाँ पे सिर्फ मम्मी और पापा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका भाई अगर बड़ा हो। तो इन 3 से सीखना और इतनों से मूल्यों का विकास करने में डिफ्रेंशिएट आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। अच्छा बुरा बहुत सी चीज़ें सीखता है। तो ये एक चीज़ें चली हैं कि मदर जैसे उसमें इनपुट्स कर रही है वो उसके लॉन्ग लाइफ टाइम तक। हाँ, ऐसा नहीं हो, देखो पहली चीज़ कि बच्चा कभी भी मूल्य लेके पैदा नहीं होता, मतलब जन्मजात नहीं होते। ये मूल्य संसार में आने के बाद ही सीखे जाते हैं। और सिखाने में सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो आपके परिवार की, आपकी मदर की, आपके फादर की। इसलिए कहते हैं ना कि फादर आइडियल होता है, आदर्श होता है, सुपर हीरो होता है बच्चे के लिए। तो आपको किस तरह का व्यवहार अपने घर में करना चाहिए अगर छोटे बच्चे हैं, और स्पेशली 6 साल से कम एज के बच्चा अगर आपके घर में है। और ये 12 से 14 साल की उम्र तक पूरी परिपक्व हो जाती है। अब इसको चेंज नहीं कर सकते, धीरे आसान नहीं होता, चेंज तो होती है लेकिन आसान नहीं होता, फिर भूमिकाएं लगाती हैं। अब एक परिवार में डेली लड़ाई हो रही है या हिंसा की प्रवृत्ति उस घर में है, मार पिटाई हो रही है, वो किस तरह का मूल्य लेके विकसित होगा बच्चा? वो मूल्य विकसित लेके होगा हिंसा का। अहिंसा उसने देखी नहीं है, प्रेम नहीं देखा, स्नेह नहीं देखा। तो ये परिवार की भूमिका इतनी इम्पोर्टेंट बन जाती है। आप सपोज़ करो अगर आप सब राजस्थान में एक परिवार में देखो, ये बाई चॉइस नहीं होता है, बाई चांस होता है। बच्चों मानते हो ना, बाई चांस है। आप कहाँ पैदा हो गए ये मैटर नहीं करता, ये आपको नीति है कि आप इसी घर में पैदा हो गए, आप चॉइस। लेकिन उसके बाद आप अपने जीवन में वैल्यूज़ डालना, अपने जीवन को तरीके से जीना, वहाँ बाई चॉइस है। बाई चांस आप क्या अच्छा सीखते हैं क्या बुरा सीखते हैं वो आप पे बाई चॉइस आता है, समझ रहे हैं ना? यही बात है। एक बच्चा राजस्थान में पैदा हुआ जहाँ पे घूंघट एक प्रथा है, उसने अपनी मम्मी को घूंघट में देखा, पितृसत्तात्मक समाज देखा, वो घूंघट प्रथा बन चुकी है, मोर लोक रीति बन चुकी है। क्योंकि जब स्टार्ट हुई थी वो रेगिस्तान की वजह से हुई थी, वो आंधियाँ उड़ती थी, रेत से बचने के लिए हुई थी, भौगोलिक अवस्था की। लेकिन आज वो जब लोकरीति बनी तो वो आज अगर हिमाचल प्रदेश, शिमला या कहीं ऐसी जगह बिल्कुल जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर वहाँ भी पहनती है तो मतलब ये संस्थाओं के दबाव की वजह से, या एक्सेप्टेंस इतना। देखो अब आप सपोज़ करो आप IAS बनना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है या घर वालों ने ऑटोमेटिक। अभी आप अंतर नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे जैसे समाज की मांग, आपने पावर देखी उसकी, आपने उसकी देश को बदलने का जज्बा देखा, आपने अपने परिवार की डिमांड देखी, आपके परिवार में अगर कोई है तो वो धीरे धीरे सर्कमस्टांसेस, आपको पता भी नहीं चला कि कब आपकी व्यक्तिगत मांग या आपका शौक कब समाज का शौक बन गया। तो ये चीज़ें इस तरह से डेवलपमेंट होता है। अगर एक बच्चे ने कोई पहाड़ी परिवार में, मतलब परिस्थिति में स्थिति के भौगोलिक स्तर पर बता रहा हूँ, कोई पहाड़ों में पैदा हुआ तो उसने संघर्ष सीखा है, उसने पानी के लिए, पानी की कमी देखी, उसने आते हुए चीज़ें देखी हैं, मतलब कितनी मेहनत से कोई संसाधन की प्राप्ति होती है पहाड़ों में, वो पहाड़ी उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो वो कितने कर्मठ होते हैं, कितने मेहनती होते हैं, तो वो मूल्य उनके अंदर है। एक सिटी में, एक रिच फैमिली में बच्चा पैदा हुआ, सारी चीज़ें उसने किसी चीज़ में वो देखा नहीं, तो उसमें एक लेजीनेस आएगा, मतलब ये चांसेस हैं कि इसके हिसाब से ऐसा होगा, क्योंकि देखा गया है। अब वो सोएगा और थक जाएगा, फिर सोएगा, सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया, सो गया, लंच किया, सो गया, डिनर किया, सो गया, फिर सो गया, उसके जीवन में यही चलता रहेगा। तो ये परिस्थिति के क्षेत्र के इस सापेक्ष भी बदलते रहते हैं। कुछ मूल्य व्यक्तिगत होते हैं, कुछ मूल्य सार्वजनिक होते हैं, सामुदायिकता के आधार पर लिए जाते हैं। जैसे व्यक्तिगत मूल्यों में साहस आएगा और पब्लिक के उसमें आपका अहिंसा आएगी। अब अगर हम बात करें कि किस परिस्थिति में कैसा, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि परिवार किस तरह से हमें और विकसित करता है।
अब हमारे जो रिश्तेदार होंगे या हमारा जो फैमिली है वो हमें कहाँ पे इंटरेक्शन करा रहा है, किस एरिया में कैसे कैसे लोगों से हमें इंटरेक्ट करा रहा है, ये परिस्थितियों के आधार पे भी होगा कि अगर हमारी फैमिली अच्छी है, सब कुछ है, रिच है, पैसे हैं हमारे पास में, तो हम एक अच्छे दृष्टिकोण के साथ में एक अच्छी जगह पे हम जाके अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, हम अच्छे स्कूल्स में पढ़ेंगे, हम अच्छे लोगों की वहाँ एटिकेट सिखाए ऑलरेडी सिखाए होंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, मतलब वहाँ पे ट्रेंड बंदे मिलेंगे। और अगर हमारे पास हम गरीब हैं वैसे हैं तो हम कहीं भी इधर उधर पढ़ेंगे कोई ऐसे स्कूल में, तो वहाँ पे जो संगति मिलेगी, मतलब परिवार की ही 90% जो संगति का फ़र्क रहता है वो उसमें परिवार जिम्मेदार है, हमारी स्थिति आर्थिक स्थिति जिम्मेदार होती है। 10% केसेस में डिफ़र कर सकती है, लेकिन 90% केसेस में यही होता है। तो इस तरह से हमारे उसमें जैसे एक सामुदायिक परिवार है, अगर हम बात करें इसमें से परिवार रह रहा है एक साथ, वो सहचार्य सिखाएगा हमें, सहचर्य सिखाएगा, सहनशीलता सिखाएगा, वो दूसरों के प्रति व्यवहार करना सिखाएगा। तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, आनंद यहीं से आएंगे आपके अंदर। बच्चों में ईमानदारी कहाँ से सीखते हैं? अगर बच्चा किसी का शॉर्पनर उठा लाया स्कूल से या कहीं से और आपने उसको इग्नोर कर दिया और कहा कोई बात नहीं, तो ये गलत है। अगर वहाँ पे उसकी मदर या फादर ने उसको समझाया कि बेटा ये गलत है, ये ऐसा नहीं करते, चोरी होती है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ का, और आपने उस शॉर्पनर को वापस कराया, सॉरी कहलवाया, तो ये एक तरह का मूल्य है समझदारी से। मतलब बच्चों में उनके ईगो से कभी नहीं खेलना, ये ध्यान रखना। लेकिन इस सिचुएशन को आपने बहुत सही तरीके से संभाल लिया तो बच्चा समझ जाएगा कि ईमानदारी क्या होती है, चोरी करना कितना गलत है। इसीलिए परिवार को हमेशा प्रथम मूल्य प्रदाता बोलते हैं। अब परिवार की भूमिका कैसे बदली? जैसे न्यूट्रल फैमिली आ गई, मतलब एकल फैमिली आ गई, तो वहाँ पे मूल्य प्रतिस्पर्धा के मूल्य ज़्यादा आ गए। अगर एकल परिवार की हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा मूल्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा? प्रतिस्पर्धा का मूल्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, व्यक्तिवाद रहेगा, ये व्यक्तिवाद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम उपभोक्तावाद की बात करेंगे, कंज्यूमर वाली। जहाँ तक देखा जाएगा सहनशीलता कम होगी, सहनशीलता का मूल्य लोप होगा, बहुत कम होगी। और इन सारी चीज़ों के देखेंगे तो नैतिक शिक्षा का स्तर डाउनफॉल होगा, ये डाउन होगा। और इसका उल्टा आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे हमें ईमानदारी सिखाई, वहाँ साहस सिखाया जा रहा था, वहाँ पे सहनशीलता सिखाई जा रही थी, वहाँ पे सत्यनिष्ठा सिखाई जा रही थी। तो ये चीज़ें, दृष्टिकोण बदल जाए, मतलब आपका रुझान बदल जाएगा चीज़ों को लेकर। अगर दो परिस्थिति, दो परिवार अलग अलग है, उन परिवारों में भी आप सपोज़ करो एक परिवार में नॉनवेज खाया जाता है, एक परिवार में वेज खाया जाता है, तो वो नॉनवेज और वेज खाना मूल्य जो है वो आप में विकसित होगा, लेकिन वो कितना डीप होगा उसकी मतलब कि अब इस पे सबसे इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन है कि कौन सा मूल्य कितने अंदर तक, कितना डीप आपके अंदर घुसा हुआ है। तो मूल्यों में देखना पड़ेगा आपको कि जैसे कुछ 3 तरह के लोग हैं। अगर हम वेज नॉन वेज की बात करें तो एक वर्ग में वो लोग आते हैं जो वेजिटेरियन हैं और ठीक है यार चलता है, हाँ बैठ भी लेंगे, सबके साथ खा भी लेंगे, सारी चीज़ें हो जाएगी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ बैठ के खा लीजिए, मैं आपका दोस्त हूँ, आपके साथ एंजॉय करूँगा पार्टी में। दूसरे वो लोग हैं, यार ठीक है तो मतलब मैं खाता नहीं हूँ नॉनवेज, सो प्लीज़ इतना गंदी तरीके से नहीं खाना, आराम से खा लो, और शायद वहाँ चले जाओगे तो मैं कंफर्टेबल में रहूँगा दूसरी टेबल पे, ये भी सही। लेकिन एक तीसरी प्रवृत्ति का आते हैं जो खाते हैं खुद और दूसरे को कहते हैं तुम क्या खा रहे हो, कितनी गंदी चीज़ खा रहे हो, ये संसार, हिंसा, अहिंसा, उनको पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि ये गलत है, ये गलत है। तो इस 3 प्रवृत्ति के लोग, तो इनमें वो कौन सा है, वो विश्वास और वो बिलीफ ज़्यादा घुस चुका है, ये मतलब कट्टरता की ओर है। यही वो लोग होते हैं जो किसी संस्था के निर्माण में जिम्मेदार होते हैं। मतलब जैसे सती प्रथा और ये जितनी भी बनी, ये मोर बोलते हैं इसको, मोर एक लोक रीति जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसकी वजह से बनती है, ये इन लोगों की वजह से बनती है। ये प्रथम कैटेगरी के लोग जो हैं बिल्कुल कट्टर होंगे, नहीं, आप इनको कितना भी तार्किक दृष्टिकोण से चीज़ों को समझा लो, ये नहीं समझ सकते।
इसलिए कहते हैं कि 6 साल से कम उम्र का बच्चा और 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग या 50 साल से, आप उसको समझा के देख लो, उसकी अभिवृत्ति चेंज नहीं हो सकती एक्सट्रीमली कंडीशन में कुछ भी समझाओगे, क्योंकि वो एक मूल्य जो चीज़ ऐसी नहीं बनी ना, उसमें बहुत साल लगे, बहुत मेहनत लगी। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पे मूल्यों में जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं कि कौन सा मूल्य हमें पहले रखना है, कौन सा वो, तो ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब क्या होता है जब हम कहीं प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, कहीं हम आगे बढ़ना है, विकास करना है, आज के युग में हमारे पास संसाधनों की कमी होती जा रही है, तो हम शेयरिंग करना बंद कर देते हैं। हम जहाँ प्रतिस्पर्धा में एक प्रतिस्पर्धा का मूल्य हमारे अंदर आया, शेयरिंग का मूल्य कम आ गया। मतलब अगर एक मूल्य बढ़ रहा है तो दूसरा मूल्य कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल में जाएगा, उसके वाइस वर्सा में। तो हमें देखना है, जैसे प्रतिस्पर्धा अगर होगी तो इसमें हमारा डाउन कौन सा जाएगा, डाउन जाएगा आपका शेयरिंग वाला, क्योंकि अगर शेयरिंग करी तो प्रतिस्पर्धा, जैसे कुछ कहते हैं ना टॉपर्स, अपने नोट्स नहीं किसी को दिखाना, अपनी चीज़ें नहीं बताना, चुप चुप के तैयारी करो, चुप चुप के, सिविल सर्विसेज में भी होता है। नहीं यार, अगर किसी को शेयर करके आप किसी की हेल्प कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। कभी भी किसी भी आप दर्शन पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे अकेले आगे बढ़ने से आप अकेले रह जाएंगे, और सबको साथ में लेके चलने से आपको जो आनंद मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि लीडर को हमेशा अपनी टीम को साथ में लेकर चलना चाहिए, तभी वो एक अच्छा लीडर कहलाता है। जो व्यक्तिवाद का, जब व्यक्तिगत हित की अगर मूल्य बढ़ रहा है तो सार्वजनिक हित के मूल्य डाउन जाएंगे। तो यहाँ होप आप समझ गए कि कैसे चीज़ें आपके चल रही, ठीक है। चलिए, तो हम अगर फिर बात करें, चलिए अभी ये हमने सीखा कि परिवार की क्या भूमिका थी। अब बात आती है 6 साल के। अब इसमें एक और आ गया, शैक्षणिक संस्थाएं थोड़ा सा जुड़ी थी। क्यों? क्योंकि हम 6 साल से पहले के बच्चे को हम प्ले में भेज देते हैं, एकेडमिक्स जुड़ जाते हैं उसके, ठीक है। अब आता है कि मूल्य विकसित करने में, अब हम इसको, हमने समाज की भी बात अगर करें, एक समाज है, समाज कैसे विकसित करता है? समाज विकसित करने में समाज की आती है 6+ एज। अब क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप स्कूल गए, तो स्कूल के बाद में आपका इंटरेक्शन जो होगा, एक आपके मित्र आएंगे जो आपके समाज में होते हैं। अब किस तरह के मित्र हैं आपके कुछ मित्र संगति आपका अच्छा सिखा रहे हैं, कुछ चोरी करना सिखा रहे हैं, कुछ गलत सिखा रहे हैं, आप देख के आप चीज़ें अपने मूल्यों को डेवलप करेंगे। कुछ मूल्य होते हैं, नहीं यार होता है ना क्लास में, अरे यार एक काम करते हैं, आज करके तो लाए नहीं, टीचर पूछते हैं नहीं होमवर्क को, जब पूछते हैं हम हाथ उठा देंगे कि हमने, और अगर 20 में से हम एक दिन पकड़े गए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपके परिवार ने आपको सिखाया था कि कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि स्वप्नर वाला केस हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अंतर्द्वंद होगा, क्योंकि आपको अगर ये मूल्य मान लेते हैं तो आप पिटाई से बच जाते हैं, और अगर आपने सच में कह दिया कि नहीं हम नहीं करके आए तो टीचर पिटाई करेंगे। तो यहाँ पे किन मूल्यों को किस तरह से गढ़ा गया है, किसकी मतलब किस स्तर पे डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, वो मैटर करता है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आप मित्रों से ये चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिजिड होना पड़ेगा अच्छे मूल्यों के लिए, क्योंकि आनंद बहुत आता है गलत रास्ते पे चलने में, ठीक है। अब समाज जैसे मिला आपका, आप जैसे मूल्य हैं आपको वो उसी तरह से और नई चीज़ें सिखाने के लिए तैयार रहता है। जो आपके टीचर हैं, टीचर को भगवान से भी ऊपर का, गुरु गोविंद उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यह ऐसे ही नहीं लिखी गई है, इसको लिखने के पीछे इतना बड़ा था, क्योंकि टीचर है जो आपको अब आपका गाइड है, आपका मार्गदर्शक है। टीचर सिखाता है आपको सारी चीज़ें। आपने देखा होगा एक छोटे छोटे से बच्चे आप अपने बच्चों को कुछ कहेंगे, नहीं ये बच्चा ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, नहीं हमारे टीचर ने तो ऐसे बताया, ये ऐसे ही होता है, हमारे टीचर ऐसे ही, इतने अच्छे टीचर हैं हमारे, इस तरह से बात करते हैं। और ये तो जैसे आप, क्योंकि आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं, आपको किस तरह से बात करनी है, आपको बच्चों के क्या सिखाना है, क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो टीचर करता है। अगर टीचर उनका झूठ बोलता है तो बच्चे में बहुत जल्दी से वो गुण आ जाएंगे। तो वहाँ तक आपको परिवार से बचे आप, परिवार ने आपको बहुत अच्छे गुण सिखाए, बहुत अच्छे मूल्य आप में विकसित करें,
तो अगर आपको टीचर और आपका स्कूल और आपके मित्र अच्छे मिले तो उन मूल्यों का संवर्धन होगा, उन मूल्यों का विकास होगा। क्योंकि अब क्या होता है, अब परिवार के बाद आप सबसे ज़्यादा समय जो गुजार रहे हैं वो आपके स्कूल में गुजार रहे हैं, आपके विद्यालय में गुजार रहे हैं, जो टाइम आप दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो एक बॉडी है, एक व्यक्तित्व है, उसको एक आकार मिलेगा। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है उसका जो बिल्डअप कर रहा है वो बिल्डअप कर रहा है टीचर। यहाँ पे आपको परिवार से अलग जो सुख सुविधाएं मिल रही थी, जो मम्मी टेबल पे चाय दे रही थी, प्यार कर रही थी, यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको संघर्ष करना सीखना पड़ेगा सॉरी, यहाँ पे दूसरों बच्चों से आगे, यहाँ पे आप प्रतिस्पर्धा सीखेंगे, लेकिन एक अच्छी प्रतिस्पर्धा, एक अच्छे स्कूल की या अच्छे टीचर की निशानी है। अगर आपका टीचर एक शेयरिंग के साथ आपको कंपटीशन सिखाता है तो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर दूसरों से छुपो के खुद आगे बढ़ने की या खुद कंपटीशन में आगे बढ़ना, ये मूल्य आते हैं आपके अंदर। जैसे एकल परिवार में आपका प्रतिस्पर्धा का, ऐसे स्कूल में आपका कंपटीशन, इससे ज़्यादा मार्क्स लाने। यहीं पे आपका मैटर करता है, साध्य सबके एक होते हैं, टॉप करना, लेकिन साधन में अंतर आ जाता है। इसका एग्जांपल दूँ मैं बहुत सिंपल सा, एक आपके रहे हैं एस.सी. बोस और दूसरे रहे हैं महात्मा गांधी। यहाँ पे महात्मा गांधी का जो और सुभाष चंद्र बोस जी का जो एम था वो देश की आज़ादी, अंग्रेज़ों को भगाना, लेकिन अप्रोच डिफरेंट थी। दोनों के जो साध्य एक ही था और दोनों के साधन में महात्मा गांधी में जहाँ अहिंसा का वो था और सुभाष चंद्र बोस में वहीं हिंसा का होता, क्रांति की विचारधारा थी। तो ये डिफरेंट अप्रोच हो जाता है, डिफरेंट उसके हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से भी डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ तक आप होप समझे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको सहयोग किसने सिखाया? जैसे मतलब स्कूल ने आपको सहयोग सिखाया, एक दूसरे का हेल्प करना, एक टीम स्पिरिट जिसे कहते हैं। मतलब आप कहीं स्पोर्ट्स में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो एक टीम के साथ खेलना सिखाया जाएगा। जब आप एक क्लास में बैठे हैं, शिक्षा में तो सीखा, आप 40 बच्चों के साथ बैठे हैं, वहीं पे आप सीखते हैं कि कैसे बैठना है, शोर नहीं करना है, टीचर जो कह रहा है उसका सुनना है, अपने साथी का ध्यान रखना है, हेल्प करनी है। तो ये सारी चीज़ें सीखते हैं। दूसरा इंटरेक्शन विद अदर्स। आप ये नोट करते जाइएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है। आपके अंदर सच में मैं इस एथिक्स को ऐसा घुसा दूंगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप बना पाएंगे। इसको बोलते हैं अंतःक्रिया, ठीक है। दूसरों से हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे इंटरेक्शन करते हैं, सबसे पहले मिलते हैं। तो यहाँ पे हम, बच्चा जो होता है वो पहली बार सीखता है जो आपने पहले से नहीं जाना, यहीं से डेवलप होता है फ्रेंडशिप, मित्रता। आपका जैसा अप्रोच होगा, आपके दोस्त, आपका सर्किल उतना ही बड़ा होगा, व्यापकता और संकीर्णता की सोच यहाँ पे आएगी। अब यहीं पे आप सीखेंगे विचारों की विविधता, क्योंकि आप अलग परिवार से आए हैं, दूसरे अलग परिवार से आए हैं। जैसे आप इंटरेक्ट करते हैं तो जो नॉन वेज वाला होगा वो नॉन वेज की अच्छा ही कहेगा, जो वेज वाला होगा वो वेज को सिखाएगा। मतलब यहाँ विचारों में विभिन्नता है। कोई चीज़ बताते हैं कि अपनी चीज़ें किसी को नहीं बताना चाहिए, तैयारी करते समय कुछ बच्चे मिलेंगे, किसी से जिक्र मत करो, दबाव पड़ता है, वो भी एक लेवल तक सही है, ठीक है। मतलब इंडिविजुअलिटी आप सीखेंगे, और कहीं पे आप सीखेंगे हेल्प करना, सामुदायिकता सीखेंगे, आप दूसरों की सचर्या के साथ रहना। मतलब व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए हमेशा। ज़्यादा आप इंट्रोवर्सी सीखेंगे। ये यहीं पे सीखी जाती है बच्चों। ऐसा नहीं होता कि बच्चा जो होता है वो पैदा होता है तब वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, पैदा होता है नहीं, वो जिस तरह के मूल्य सीख रहा है, जिस तरह से आ रहा है, वो उस तरह से होता है। अब ध्यान रखना कि जो एक टीचर होता है उसको बहुत सभी बच्चे फॉलो करते हैं, 99%। उसको क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, वो किस तरह से बात कर रहा है, उसका अप्रोच करने का तरीका, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। तो टीचर को तो बहुत ध्यान से रहना पड़ता है। टीचर कहते हैं ना, टीचर जीन्स नहीं पहनते। जो टीचर मतलब इसमें है, आजकल मॉडर्नाइजेशन में चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन चीज़ें यही है कि टीचर की अपनी व्यक्तिगत लाइफ नहीं होती। जैसे नेता की अपनी व्यक्तिगत लाइफ नहीं होती,
डिफरेंशिएट में अगर मैं एक बात करूं, क्योंकि वो एक पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है तो पब्लिक उसको फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं, उससे सीखते हैं। तो बच्चे को तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसके टीचर से, कि उसका बौद्धिक स्तर कैसा है, उसका शारीरिक स्तर कैसा है, उसका सामाजिक स्तर कैसा है, यही सब चीज़ें उसके वो बच्चे मतलब जो बच्चों में डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। हम पहले पढ़ते नहीं थे कि नैतिक शिक्षा का एक सब्जेक्ट होता था, उसका पेपर होता था, उसको सिखाया जाता था। वही अभी जो ख़त्म होगी ना, ये धीरे धीरे अब दोबारा से इंडल्ज की जा रही हैं, दोबारा से आपके पाठ्यक्रमों में इसको शामिल किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, क्योंकि नैतिकता ख़त्म हो जाएगी। देखो, बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस ही चलती है, कम ज़्यादा चल जाएगी, लेकिन अगर अनैतिक आदमी है तो वो समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर किसी में वैल्यूज़ नहीं है, कहते हैं ना, ये तो मतलब कहते हैं ना कभी कभी किसी बच्चे को कि इसमें तो यार वैल्यूज़ नहीं है, इसको संस्कार नहीं सिखाए क्या इसके माँ बाप ने, ऐसे कहते हैं ना, तो ये वही चीज़ें हैं। और देखो ये बच्चा कितना संस्कारी है, कितनी अच्छी तरह से बात करता है, अप्रोच करता है, कितनी तरीके से बोलता है, और कभी बदतमीजी से नहीं, हर चीज़ को हेल्प करता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको पता है विकसित तो कर ही रहा है, संवर्धन कर रहा है, साथ ही साथ किसी भी प्रतिस्पर्धा के लिए आपको तैयार कर रहा है, साथ ही साथ किसी भी चीज़ के लिए समाज आपका सपोर्ट करता है। आज की क्लास में एक स्टोरी से ख़त्म करूँगा, मतलब एक कहानी है, अगर आपको मतलब याद आए, एक सोशियोलॉजी में है, मतलब जो समाज शास्त्र में एक बहुत अच्छे थिंकर रहते हैं, पार्सन्स करके, इन्होंने एक सिद्धांत दिया है स्तरीकरण का, सोपानीकरण का सिद्धांत। इसको मैं समझाता हूँ बहुत तरीके से। एक दो सिद्धांत मैंने इसमें जोड़े हैं, ध्यान रखना। कहते हैं कि सबसे पहले मान लो, सपोज करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी व्यक्ति के दो बच्चे पैदा हुए, जुड़वा, तो जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा हुए, वो दोनों बच्चों को स्टार्टिंग से एक जैसी फैसिलिटी, एक जैसा व्यवहार, एक जैसा वो दे रहा था, कोई पार्सलिटी नहीं होती ना उसमें बच्चों में, दोनों को साथ साथ बिल्कुल एक को 1 रुपया दिया, दूसरे को 1 रुपया दिया। एक बच्चा उस 1 रुपये की आइसक्रीम खा गया, एक बच्चा 1 रुपये की पेंसिल ले आया। एक बच्चे को आनंद मिल रहा है, एक बच्चा थोड़ा सा मेहनत कर रहा है, तो चीज़ें क्या है, परिवार में एक जैसी दी जा रही हैं, एक जैसे डेवलपमेंट होगा उनका। फिर परिवार के साथ ही है, तो परिवार ने एक अच्छे से स्कूल में दोनों का एडमिशन करा दिया। अब उसका क्या था, जो छोटा सा लेवल था, और उसका यहाँ जाके थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे परिवार की छत्र छाया नहीं है, छाता नहीं, अम्ब्रेला नहीं है, यहाँ पे बच्चे रहेंगे, यहाँ पे समाज रहेगा, यहाँ पे आपके शिक्षक रहेंगे, यहाँ पे टीचर। 50 बच्चे क्लास में हैं, और यहाँ पे तो आपका सपोर्ट था, यहाँ पे मम्मी और पापा नहीं है, तो यहाँ पे आपके जो साहस करने का मूल्य था, यहाँ पे आपका जो संघर्ष करने का मूल्य था, वो काम आएगा। और अगर यहाँ पे आप बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप पूरे समाज के साथ अच्छे कर रहे हैं, तो आपको यहाँ भी चलो कॉलेज में, बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे एक को अपने दम पे, ए सपोज करो ए है, ये बी है, तो यहाँ पे तो ए को दोनों को मिल गया। यहाँ पे ए अपने एफर्ट से नंबर कम लाए, पैसे कम लगे पापा के, और यहाँ पे बी का थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लगे और कॉलेज में एडमिशन करा दिया। अब यहाँ पे माहौल बदल गया, वहाँ पे थोड़ा सा और समाज मिला, पीयर ग्रुप डिफरेंट मिला। अब यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से आप जो ए था वो बेस्ट कर रहा था, वो बहुत अच्छा कर रहा था। यहाँ पे जब जॉब प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे तो मम्मी पापा कुछ नहीं करा सकते ना, स्कूल भी नहीं करा सकता कुछ। यहाँ पे आपके एफर्ट्स पे होगा कि आपने कितने एफर्ट्स किए, कितनी मेहनत करी, इसको टॉप क्लास जॉब मिल गई, 5 लाख रुपए महीना, और इसकी जॉब लगी नहीं, या मिली तो 5-6 हज़ार रुपये की जॉब मिल गई। अब ये भी बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग अवस्था में आ चुके हैं, ये कहेंगे बेटा तू एक काम कर, यहाँ हमारी सेवा कर, और इनडायरेक्टली वे में अपने भाई के सपनों का पूरा करने में हेल्प कर, क्योंकि अगर तू हमारी सेवा करेगा तो वो निश्चिंत रहेगा ना, और पैसा कमाएगा, वो तुझे बिठा के खिला लेगा। थोड़ा गहरी है स्टोरी, ध्यान से समझिएगा इसमें, ये एक सिद्धांत है। अब इसमें आता है स्त्रीकरण का सिद्धांत, स्ट्रैटिफिकेशन। आप सपोज करो एक सिंगल ले रहा हूँ मैं, कि एक बच्चा, कहते हैं ना क्रिकेट में आपने देखा होगा, या इसको उसमें कि फर्स्ट लेवल पे मतलब जो रणजी लेवल और ये थे, उसमें 100 ही 100 सेंचुरी मार रहा था, पता नहीं 10-15 सेंचुरी मार दी उसने। तब उसका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ, इंटरनेशनल के लिए। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ तो वो पहला मैच खेला, 0 पे आउट, दूसरा खेला, फिर 0 पे आउट, फिर 3 रन, फिर 5 रन, फिर 8 रन, और फाइनली उसको आउट कर दिया गया दोबारा यहीं पे। फिर आया तो यहाँ पे फिर 100 मार रहा, फिर 100 मार रहा। तो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी, टीचर मतलब काम तो वही था, खेलता तो अच्छा ही था। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई कि जब ये यहाँ खेल रहा था तो इसका स्तर यहाँ के सभी बच्चों से ऊपर था, यहाँ पे वो अपना 100% दे पा रहा था। और जब ये जर्नी तय करके इंटरनेशनल में गया, इसका स्तर तब भी यहाँ यही रहा।
तो यहाँ पे और भी जो लोग आए हैं उनका स्तर भी वही होगा। अब जिन्होंने संघर्ष से अपने लेवल को यहाँ पे बढ़ाया वो सर्वाइव करेंगे। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट होता है ना किसी चीज़ के लिए, डार्विनवाद का सिद्धांत, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे भी उसका लेवल ये रहा तो ये सक्सेस नहीं कर पाएगा। बहुत से क्रिकेटर, बहुत से स्पोर्ट्समैन आपने देखे होंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ की मांग के अनुसार उसने डेवलप किया तो वो डेवलप कर पाएगा। तो इन दोनों को अगर जीवन में देखोगे तो ये क्या कह रहा है, इसका मोरल क्या है कहने का, ये कहता है कि जो जहाँ है वो वहीं के लिए है। ये दोनों सिद्धांत जो बोल रहे हैं 1 और 2 जो मैंने दोनों बताए, पहला बोल रहा है कि आप जहाँ हो वहीं के, क्योंकि आपको वो 1 रुपया मिला था, आपने आइसक्रीम खाई, आप ही पेंसिल ले आते। आपको वो स्कूल मिला था जहाँ 50 बच्चे पढ़ते हैं एक क्लास में, 50 में से कुछ IAS बन जाते हैं, कुछ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बन जाते हैं, कुछ सेकंड क्लास की जॉब करते हैं, कुछ पंचर लगाते हैं, कुछ गुंडागर्दी करते हैं। शिक्षा तो एक ही मिल रही थी ना। आज अगर वो गुंडा जो बन रहा था वो रिक्शा चला रहा है और जो पढ़ रहा था उस टाइम मेहनत कर रहा था वो IAS बन के बैठा है, तो उसमें कहाँ उसकी गलती है यार? चीज़ें तो बराबर मिली ना। और कोई कहता है ना कि यार हम तो गरीब हैं, हम पढ़ नहीं सकते, नहीं पढ़ सकते, तो मैं एक बात बता दूं, एक 200 रुपये की किताब, 100 रुपये की किताब आप आराम से ले सकते हैं, और नहीं है तो आप कहीं भी, मतलब आज के टाइम में फ़ोन तो 95% लोग चला रहे हैं जो डाटा बोल रहे हैं। आपको PDF मिलेगी, आपको फैसिलिटी मिलेगी। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो मिडिल क्लास के लिए होती है। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसके लिए समाज है, उसके लिए सारी चीज़ें हैं। वो पढ़ते टाइम किसी तैयारी, बच्चों को पता है तैयारी करने में सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। आपको बेफिजूल की चीज़ें अपने चारों तरफ से हटानी है। और जो मिडिल क्लास का बंदा है ना, उसके पास काम की चीज़ कोई होती ही नहीं। उसके पास सारी की सारी चीज़ें बेकार की चीज़ें, बेकाम की होती हैं। TV, फ़ोन, दोस्त, इधर उधर की चीज़ें, रिश्तेदारी, यहाँ जाना है, इसका ये करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कुछ साल के लिए छोड़ दो। जो लोअर क्लास होगा उसके पास ये चीज़ें होंगी ही नहीं, उसको ज़रूरत भी नहीं। और जो हायर क्लास का है उसको ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको इसकी वैल्यू नहीं है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में जो फंसता है ना जीवन में सक्सेस का, याद रखना ये बेचारा हर जगह फंसता है। तो जो है, जो जहाँ है वो उसकी वजह से है। और अगर आपका लेवल बढ़ रहा है, आप यहाँ भी उसी तरह की तैयारी करेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। स्कूलिंग एकेडमिक्स नहीं चलते हैं, स्मार्ट स्टडी चलेगी।